Hello everyone, welcome back to the channel. In today's session, we are diving into a super important topic from business studies, the principles of general management. These principles given by Henry Fayol are the foundation of how businesses and organizations are managed effectively. We will break down the first 5 principles in this video with simple examples so that you can understand them easily and remember them well for your exams. So grab your notebooks and let's get started. अब जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो दो लोगों ने दिए। फर्स्ट है हेनरी फ्योल और सेकंड है एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल जो है उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए और बहुत सारी टेक्निक्स दी है उन प्रिंसिपल्स को यूज करने के लिए। अब ये डिफरेंस क्यों है कि इन्होंने टेक्निक्स क्यों दिए? क्योंकि ये साइंटिस्ट आदमी था, तो इन्होंने ये सोचा कि हम तो टेक्निक्स भी देंगे, हम खाली प्रिंसिपल्स पे कैसे रुक जाएंगे, तो इन्होंने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दोनों दी थी। हेनरी फ्योल ने हमारे जनरल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए थे, मतलब जो हेनरी फ्योल है उन्होंने उनके लिए प्रिंसिपल्स दिए थे जो जनरली कोई भी यूज कर सकता है। अगर मुझे यूज करने तो मैं भी अपनी लाइफ में वो यूज कर सकती हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ में एक बेटर मैनेजमेंट कर पाऊं। जबकि इन्होंने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स दिए थे। इनके लिए हमें ज्यादा दिमाग चाहिए होता है इन प्रिंसिपल्स और इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए। इनको पता था कि खाली इनके प्रिंसिपल्स लोग ऐसे यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए इन्होंने हमें टेक्निक्स भी दी। राइट, अब आज हम ये पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हेनरी फ्योल था कौन। हेनरी फ्योल एक पर्सन था जो फ्रांस में पैदा हुआ था। 1841 पे he was born and he died in 1925. Okay, he was a management theorist, mining engineer, मतलब ये एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ये जैसे ही इन्होंने एक कंपनी में ना गए थे, अब उन्होंने वहां जाके देखा कि यहाँ पे सब कुछ उथल पुथल हो रखा है, लोग अपना काम ही नहीं कर पाते, एक एक लोग 10-10 लोगों से काम कर रहे हैं, सेम काम को दो दो चार चार लोग कर रहे हैं, किसी को यही नहीं पता कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ना अफरा तफरी मची हुई थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन्होंने बोला कि अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना है तो मुझे ये सब कुछ ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। अब वो मैनेज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स डेवलप करे। प्रिंसिपल्स के साथ साथ उन्होंने 4 फंक्शन भी डेवलप करे थे मैनेजमेंट के, जो थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब जो 14 मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इन्होंने हमें दिए हैं वो हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक्सटर्नल वाइवा में ये चीज उस सामने वाले टीचर को एक्सप्लेन कर पाओ। राइट, इनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट थॉट भी बोलते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू कि मैनेजमेंट थॉट के फादर कौन है? हेनरी फ्योल। ही हैज गिवन प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। गॉट इट। अब इन्होंने जो हमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट दिए वो कौन कौन से हैं? Division of work, authority and responsibility, discipline, subordination of individual interests to general interest, unity of command, remuneration of employees, equity, unity of direction, scalar chain, centralization and decentralization, order, stability of personnel, initiative, aspirate decops. मैम हम ये कैसे याद रखेंगे? तो बहुत सारे हैं ये 14 प्रिंसिपल्स। बेटा आप कैसे याद रखोगे? इसका एक्रोनिम है डैड श्योरस कोजी। ये डैड श्योर अस कोजी का एक एक लेटर से एक एक प्रिंसिपल है। आप यहाँ पे देख सकते हो डैड श्योर अस कोजी। अंडरस्टूड? तो मैंने डी से डिविजन ऑफ वर्क बनाया, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, एस से सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ई से इक्विटी, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्केलर चेन, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओ से ऑर्डर, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, आई से इनिशिएटिव एंड ई से एस्पिरेट दी कॉप्स। राइट, अब आप इसको याद रख सकते हो क्योंकि आपके वाइवा में वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि गिव मी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो आप ये सारे याद रख पाओगे इस एक्रोनिम की हेल्प। गॉट इट। अब हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क मतलब काम को बांटना, काम को डिवाइड करना। अगर मैंने आपको बोला, सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में डेली जाते हो। अभी आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में डेली जा रहे हो? स्कूल में। अब जैसे आप स्कूल में एंटर होते हो आपको सबसे पहले कौन मिलते हैं? गार्ड वाले भैया। उनका काम क्या है?
टू प्रोटेक्ट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। फिर आप थोड़ा और अंदर जाते हो, आप कहाँ पहुंच जाते हो, रिसेप्शन पे। अब रिसेप्शन पे वो आपसे फीस भी कलेक्ट कर रहे हैं, आपकी क्वेरी भी सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे 2 लोग बैठे हैं, ठीक है, रिसेप्शन। उसके बाद आप थोड़ा और अंदर जाते हो तो आपको वो क्लीनिंग स्टाफ भी मिल जाता है जो आपकी क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि पूरा स्कूल क्लीन रहेगा। वो कौन साफ कर रहा है, क्लीनिंग स्टाफ। अगर वो नहीं आते तो स्कूल साफ नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड। तो आप और आगे जाते हो, आपके पास टीचर्स होते हैं, फिर उनको उनके स्किल्स के हिसाब से सब्जेक्ट दिए जाते हैं। जो टीचर जिस सब्जेक्ट में अच्छा होता है उसे वही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल वाले बोलते हैं कि आप ये सब्जेक्ट अब आप इस क्लास को जाके पढ़ाएंगे, राइट। उसके बाद उसके ऊपर कौन आता है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। वो सारे उन सबको चेक करते हैं कि वो सब अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड। मतलब काम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता हो कि उन्हें कौन सा काम करना है। अब उनको ये तो पता है कि उनको अपना काम कैसे करना है, बट उनको बताने वाला भी तो होना चाहिए कि आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम है, तो वो अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा। अंडरस्टूड। जैसे दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स और एक्टिविटी। अगर मेरे को पता है कि आज मुझे कुकिंग करनी है, अगर आज मुझे पुलाव बनाने हैं, तो पुलाव में जो सारा रॉ मटेरियल डालना है, घी डालना है, फिर प्याज डालनी है, आलू डालने हैं, टमाटर डालने हैं, तो अगर मैंने वो काम डिवाइड कर दिया, मैंने बोल दिया कि एक पर्सन खड़े होके सिर्फ गैस पे खड़ा होगा और वो सब कुछ डालेगा और मिक्स करेगा, एक बंदा सब कुछ चॉप करके देगा और एक बंदा यूटेंसिल्स वॉश करेगा, तो मैंने अपने काम को डिवाइड कर दिया ताकि मेरा काम जल्दी हो पाए और अच्छे तरीके से हो पाए। अब मैंने ये जो काम बांटा है वो मैं कैसे बांटूंगी, जिस इंसान को जो काम आता है वही काम उसे देना चाहिए ताकि वो काम उसको बेहतर तरीके से कर पाए। Every task and work should be assigned as per competence, qualification और experience। अगर मैं साइंस वाली टीचर को बोल दूं कि आप मैथ्स जाके पढ़ा दो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पढ़ा पाएंगी, बट वो क्या इक्वली मैथ्स टीचर के बराबर पढ़ा पाएंगी, नहीं। जो मैथ्स टीचर खुद अपने सब्जेक्ट को पढ़ा पाएगा, वो दूसरे सब्जेक्ट का टीचर उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाएगा, राइट। तो हमेशा एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंस के हिसाब से उस बंदे को वो काम देना चाहिए। अंडरस्टूड। इट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन ड्यू टू रेपिटेशन इन जॉब। अब हमारी बहुत ही कॉमन सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर कोई काम तुम रेपिटेशन में कर रहे हो तो डे बाय डे तुम उस काम में बेटर होते चले जाते हो। अगर मैं कुकिंग डेली कर रही हूँ तो मैं कुकिंग में बेटर हो जाऊंगी। अगर तुम साइकिल डेली चला रहे हो तो फर्स्ट डे से आज के डे पे साइकिल चलाने में तुम्हारे में रात और दिन का फर्क होगा। तो आप उस चीज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हो अगर आप कोई काम रूटीनली या रेपिटेटिवली करते चले जाते हो। अंडरस्टूड। वर्क विल बी डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। जब जो इंसान को जो काम आता है और अगर वही बंदा वो काम करेगा तो हमारा काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होगा। वरना जिस बंदे को जो काम नहीं आता है, अगर मैं अपने हाउस हेल्प को जाके बोलूं कि आप आज जाकर मैथ्स पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। बट अगर वो मुझे आके बोले कि आप मैम सफाई कर दीजिए आज, तो मैं कर पाऊंगी उनके जितनी अच्छी सफाई, नहीं कर पाऊंगी। तो जिसको जो काम आता है उसे वही काम करना चाहिए ताकि वो काम अपने बेस्ट फॉर्म में हो पाए। अंडरस्टूड। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द इंटेंट ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, क्यों करवाना चाहता है वो डिविजन ऑफ वर्क, ताकि हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए और ज्यादा बेटर काम कर पाए सेम एफर्ट से। एफर्ट सेम ही हो रहे, जो पहले जो लोग काम कर रहे थे वही वो लोग काम कर रहे हैं, बट अब जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है, जो हमारी एफिशिएंसी आ रही है, वो बढ़ी हुई आ रही है क्योंकि लोग स्पेशलाइज हो गए। अब जब लोग स्पेशलाइज हो गए तो वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा काम भी ऑर्गेनाइजेशन का बेहतर तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाके बोलूं कि अगर तुम्हें एम्प्लॉय चाहिए तो तुम अपना एम्प्लॉय खुद उठा कर लाओ, नॉट गुड, राइट। वो कौन लेके आएगा, एचआर डिपार्टमेंट ही लेकर आता है। रिक्रूट कौन करता है, एचआर डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्हें ज्यादा नॉलेज होती है कि कौन सा एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर इनपुट दे पाएगा। अंडरस्टूड। तो जो काम जिसका होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में भी वो लोग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन्हें उनका काम दे देते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स पे फोकस करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस पे फोकस करता है, ऐसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पे फोकस करता है और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस करता है। अंडरस्टूड। अब अगर डिविजन ऑफ वर्क हमारा होगा तो स्पेशलाइजेशन होगी।
एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। अगर नहीं होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगी और सेम काम दो दो तीन तीन चार चार लोग करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ द सेकंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम समझते हैं कि पावर किसके पास कितनी है और कौन बंदा किस काम के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया कि बेटा हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, आज कल परसों में हम लोग ट्रिप पे चले जाएंगे, तो एक काम करो, तुम ये सारा सामान की लिस्ट है तो तुम जाकर ये सारा सामान ले आना, ठीक है। अब जो सामान का जो एस्टिमेटेड था बजट वो 5,000 रुपए था। आपके पेरेंट्स ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जिसकी लिमिट 20,000 थी। अब जब वो बच्चा लेकर जाएगा कार्ड को तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को वो जो 5,000 रुपए है उसका सामान खरीदना है पहले, राइट। अब वो जब गया ना तो उसने 5,000 रुपए का वो सामान खरीद लिया, पर उसने सोचा आज तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं तो आज अपनी पार्टी कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, वो ना जाके ना हर जगह पार्टी वार्टी करके पूरे दिन मौज मस्ती, खाना पीना, मूवी पिक्चर, दोस्तों के साथ घूमना, वो पूरे दिन सब कुछ मौज मस्ती करते हुए घर आता है। तो फिर उसके पेरेंट्स देखते हैं कि 18,000 रुपए का बिल कर दिया इसने और हमने इसको अलाउ कितना करा था, 5,000 रुपए। इसका मतलब हमने उसको पावर उस कार्ड को यूज करने की ज्यादा दे दी थी। जब तुमने उसको पावर मतलब अथॉरिटी टू यूज दैट कार्ड, तुमने वो अथॉरिटी उसको इतनी ज्यादा दे दी तो उसने उसका क्या कर लिया, मिस यूज कर लिया। अब मैं तुम्हें बोलूं कि 5,000 का सामान लाना था, अब पेरेंट्स ने उसको बोल दिया 5,000 का सामान तुम लेकर आ जाना, बट जब पेरेंट्स ने उसको क्रेडिट कार्ड दिया उसमें 3,000 रुपए ही थे। जब वो लेने जाएगा तो क्या वो 5,000 का सामान ला पाएगा, नहीं ला पाएगा। तो क्या करेगा वो, उसको तुमने बोल तो दिया कि हाँ रिस्पॉन्सिबल है तू कि तू जाकर 5,000 का सामान लेकर आएगा, बट हमने तेरे को इतनी अथॉरिटी ही नहीं दी, पावर ही नहीं है तेरे पास इतनी कि तू जाकर वो 5,000 का सामान खरीद पाए, क्योंकि तेरी जेब में 5,000 रुपए है ही नहीं, तेरे पास कितने रुपए है, 3,000। जब तुमने अथॉरिटी किसी को इतनी कम दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी तो इसका मतलब वो अपना टास्क कर ही नहीं पाएगा कंप्लीट, राइट। तो इसका मतलब हम इससे ये समझ पाए दोनों सिचुएशन से कि जब तुम जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो उस हिसाब से उसको उतनी अथॉरिटी भी दोगे, राइट। जैसे अथॉरिटी मतलब राइट टू गिव ऑर्डर एंड टू ऑब्टेन ओबीडियंस, मतलब आपके पास वो राइट है कि आप सामने वाले बंदे को ऑर्डर दे सकते हो। अब अथॉरिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी टू कमांड है, जैसे आपके स्कूल्स में जो स्कूल टीचर्स है उन सबको अथॉरिटी दी गई है। जैसे अकाउंट्स वाली टीचर को अकाउंट्स की अथॉरिटी दी गई है कि आपको इस क्लास को जाके अकाउंट्स पढ़ाना है, बीएसटी वाली मैम को बीएसटी वाली टीचर के लिए अथॉरिटी दी गई है, मैथ्स वाली टीचर को मैथ्स वाली की दी गई है। बट जब वो जाकर क्लासरूम में जाकर जब वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जब वो स्टूडेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं वो उनको किसी ने नहीं बताया, तब वो अपनी कौन सी अथॉरिटी का यूज करते हैं, पर्सनल अथॉरिटी का, अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर। जो इंडिविजुअल अपनी खुद की अथॉरिटी यूज कर रहा है उसे बोलते हैं पर्सनल अथॉरिटी, और जो ऑफिशियली उसे दी गई होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑफिशियल अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ किसी काम को करने के लिए, मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। जो काम मुझे सौंपा गया था, जैसे मुझे बोला गया था आप 5,000 रुपए का जाकर सामान लेकर आओ, तो इसका मतलब वो 5,000 का सामान मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे दुकान से जाकर लेकर आना है, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, जब मेरे पास 20,000 के कार्ड में जब मैंने 18,000 रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि मैं रिस्पॉन्सिबल कितनी थी, 5,000 खर्च करने के, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने मिसयूज कर दिया अपनी पावर का। जब मेरे पास 3,000 रुपए थे बट मुझे सामान कितने रुपए का लाने के लिए कहा गया था, 5,000 रुपए का, तो इसका मतलब मैं अपना सारा सामान ला ही नहीं पाई थी। इसका मतलब सबॉर्डिनेट इनएफिशिएंट हो जाता है अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बैलेंस में होनी चाहिए, ताकि जो काम आप जिसको दे रहे हो उसके पास उतनी क्षमता है उस काम को करने की। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये दोनों इक्वल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए अथॉरिटी के। सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी मतलब बैलेंस,
between authority and responsibility helps in meeting responsibilities on time and prevents misuse of authority. अगर दोनों में बैलेंस बना रहता है तो हम जो काम होता है उसको टाइम पे अचीव कर पाते हैं और हम अथॉरिटी का मिसयूज भी नहीं करते। जैसे एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने जाके फोरमैन जो कर रहा है प्रोडक्शन, उसको जाके बोला कि आपको 250 स्कूटर बनाने एक मंथ में। अब जब वो स्कूटर की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है तो 22nd डे उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो खत्म हो जाता है और तब तक वो 225 स्कूटर ही बना पाता है। तो क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर आता है एट द एंड ऑफ द मंथ और उससे आगे बोलता है कि तुम मुझे प्रोडक्शन तुमने कम क्यों दी है, तुमने तो 225 स्कूटर बनाया, मैंने तुम्हें बोला था 250 स्कूटर बनाने को। तो वो क्या बोलता है कि जो आपने मुझे दी थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी 250 स्कूटर बनाने की, बट आपने मेरे को उतने रिसोर्सेज ही नहीं दिए, मतलब आपने मुझे उतना रॉ मटेरियल ही नहीं दिया कि मैं 250 स्कूटर बना पाऊं। और आपने मुझे ये भी नहीं बोला कि अगर मेरे पास 250 स्कूटर का रॉ मटेरियल नहीं है तो मैं स्टोर डिपार्टमेंट से जाकर वो सामान खरीद कर 250 स्कूटर बना पाऊं। जो रिमेनिंग 25 स्कूटर है उसका सामान मैं स्टोर डिपार्टमेंट में जाकर भी नहीं मांग सकता था। तो आप मुझे वो अथॉरिटी तो देते कि मैं स्टोर डिपार्टमेंट तक जा सकता हूँ, आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हाँ ठीक है तुम्हें 250 स्कूटर बनाने, बट तुमने मुझे वो तो दी नहीं अथॉरिटी, तो मैं कैसे बनाऊंगा 250 स्कूटर। तो इसलिए मैंने 225 स्कूटर ही बनाए। इसका मतलब मेरा काम कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ये कौन सा सिचुएशन है जब मेरे पास अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ओके, अब अगर मैं ये वाला प्रिंसिपल अपने उसमें यूज करती हूँ तो मेरे यहाँ पर क्या होता है, मिसयूज नहीं होता अथॉरिटी का, क्योंकि अथॉरिटी के साथ उतना वो बंदा रिस्पॉन्सिबल भी है और हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टाइम पर मीट कर पा रहे हैं। अगर मैं ये नहीं करती हूँ प्रिंसिपल फॉलो तो क्या होता है, मिसयूज हो जाता है अथॉरिटी का, मैं ओवर यूटिलाइज कर लेती हूँ, हमारा जो काम होता है वो इनएफिशिएंट हो जाता है क्योंकि हमारे पास उतनी अथॉरिटी ही नहीं थी या हमारे पास उतनी पावर ही नहीं थी कि मैं जाके स्टोर डिपार्टमेंट में जाकर रॉ मटेरियल उठा पाऊं। या फिर आप ओवर बर्डन हो जाते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है, क्योंकि आपके पास उतनी पावर नहीं होती, बट आपको काम इतना दे दिया होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट अथॉरिटी है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे वो काम। गॉट इट? A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for presenting his or her case. अब क्या कह रही है ये लाइन हमें कि जो एक मैनेजर है जिसके पास अथॉरिटी है वो एक सबॉर्डिनेट मतलब उसके नीचे जो काम कर रहा है बंदा, उसे वो पनिश कर सकता है अगर वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाता है। बट वो कब कर सकता है पनिश, जब वो विलफुली मतलब अपनी मर्जी से, इवन आफ्टर उसके पास सब कुछ था और फिर भी वो अपना काम नहीं कर रहा है, तभी वो उसे पनिश कर सकता है। बट अगर उसके पास रिसोर्सेज ही इतने अवेलेबल नहीं थे, तुमने उसको इतनी अथॉरिटी ही नहीं दी थी कि वो काम कर पाए, तो आप उसे पनिश नहीं कर सकते। गॉट इट? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब जो तुम अपने स्कूल में सुनते होगे सबसे ज्यादा, डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, टीचर्स बोलते हैं आके डिसिप्लिन में रहो, तुम्हारे पेरेंट्स आके बोलते हैं तुम्हें डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन मतलब एक जनरल एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तुम वो फॉलो करो। जैसे अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला कि तुमने जो 11th में करा तुमने कर लिया, अब 12th आई है बेटा तो 12th में तो पढ़ लो एटलीस्ट। अब क्या होता है, हर हाउस होल्ड में यही होता है कि वो तुम्हें एक प्रॉमिस कर देते हैं कि बेटा अगर तुम 12th में ये लाए तो जो तुम मांगोगे वो हम तुम्हें दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि हमें अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है, तो तुम्हारे पेरेंट्स अग्री कर जाते हैं कि अगर तुम 12th में 95% से ऊपर लाए तो हम तुम्हें उस ट्रिप पे भेज देंगे। अब तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं बट अगर तू नहीं ला पाया हमें क्या मिलेगा फिर, तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर आपने जो दे रखा है फिर जो आप कहोगे मैं वही कर लूंगा और जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को क्या करा है, प्रॉमिस करा कि ये चीज हम करेंगे अगर ये चीज हुई या नहीं हुई। तो डिसिप्लिन मतलब दोनों जब अपनी कमिटमेंट पे खड़े रहते हैं, जब दोनों एक दूसरे को एक कमिटमेंट दे देते हैं और उसे फुलफिल करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। आपके बुक में दे रखा है डिसिप्लिन रेफर्स टू द ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब फॉलो करना, मानना किसी चीज को, to organizational rules and policies and employee agreement. As per FIOL, there should be a proper discipline in the organization. एक organization में discipline होना बहुत जरूरी है। FIOL stated that this discipline can be maintained through good supervision,
गुड सुपरविजन मतलब जो हमारे सुपरवाइजर है ना, सारे वो सारे अच्छे होने चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर का आदमी है और वही ढंग से नहीं बिहेव कर रहा, तो वो हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि हम अच्छे से बिहेव करें। जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि शाम को 5 बजे ट्यूशन है, अब आप लोग 5 बजे पहुंच गए पर मैं 5:10 पे पहुंच रही हूँ, तो आप लोग मुझे क्या बोलोगे, मैम आप खुद तो लेट आते हो, आप हमें बोलते हो कि टाइम पे आ जाओ। तो जब तक टीचर ही नहीं ढंग से करेगा तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सिमिलरली जब सुपीरियर जो लोग हैं वही ढंग से नहीं करेंगे तो सबॉर्डिनेट्स भी कुछ नहीं करेंगे। वो भी बोलेंगे कि जब हमारे ऊपर वाली अथॉरिटी ही ऐसा काम कर रही है तो वो हमें कुछ भी बोलने लायक नहीं बनती है। क्लियर अग्रीमेंट मतलब एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में क्लियर अग्रीमेंट होना चाहिए। मतलब जो अग्रीमेंट तुम फ्रेम कर रहे हो वो दोनों को समझ आना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ आना चाहिए दोनों को। जो चीज वहां पे लिखा है अगर कि दिस शुड नॉट बी डन, तो वो एम्प्लॉय को भी समझ में आए और मैनेजर को भी समझ में आए, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब जब वो चीज दोनों को समझ में आई है और उस चीज पे जब तुम अग्री कर गए हो, जब तुमने उस चीज पे अपना साइन करके दे दिया है, इसका मतलब अगर अब आपने उस चीज को फुलफिल नहीं करा तो आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। मतलब अगर जुर्माना लगेगा। अगर आपको पता है ग्रीन लाइट पे जाना होता है, येलो पे वी नीड टू स्टॉप, बट येलो पे भी लोग निकाल लेते हैं गाड़ियां। अब जब येलो पे निकालते हैं तो रुकते ही ट्रैफिक पुलिस हमें रोक लेती है आगे। तो जब ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो हमें क्या बोलती है, आपने रूल अनफॉलो करा है, जिस पे अग्री करा था कि ट्रैफिक रूल्स क्यों बने, फॉलो करने के लिए। अब जब तुम फॉलो नहीं कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, जब रूल का उल्लंघन कर रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, आपने वो रूल तोड़ दिया है। अब जब तोड़ दिया है तो उस पे क्या लगेगी, पेनल्टी। पेनल्टी हम क्या भरते हैं फिर, चालान। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज फॉर नॉट डूइंग द वर्क। दोबारा से ये लाइन पढ़ लेते हैं। फ्योल स्टेटेड दैट दिस डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन थ्रू गुड सुपरविजन, clear agreements and judicious application of penalties for not doing the work। मतलब हमारे सुपीरियर्स अच्छे होने चाहिए, क्लियर एग्रीमेंट्स होने चाहिए और पेनल्टीज होनी चाहिए फॉर नॉट फुलफिलिंग द अग्रीमेंट्स और द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। अब अगर डिसिप्लिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो सिस्टमैटिक वर्किंग होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर नहीं होगा तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगी लोगों के बीच में, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और काम में भी डिले होगा। जैसे आप इसका एक और एग्जांपल क्या ले सकते हो कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है उसने अपने एम्प्लॉयज को जाके बोला कि आप ना काम करते रहो और ना अभी हमारी कंपनी को रिवाइव करवा दो, क्योंकि अभी हमारी कंपनी ना लॉस में चल रही है। तो जैसे हमारी कंपनी लॉस से कवर कर जाएगी, हम आपकी सैलरीज या पर्क्स जो भी है उसको 2 गुना कर देंगे। तो एम्प्लॉयज उसके बिहाफ पे क्या उसको बोलते हैं, ठीक है जब तक हमारी कंपनी रिवाइव नहीं कर रही है तब तक हम आपसे कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस पे वो ऑर्गेनाइजेशन भी अग्री कर जाती है। तो दोनों ने एक दूसरे से क्या करे है, प्रॉमिस करा है, एक दूसरे को कमिटमेंट दी है। प्रोडक्शन मैनेजर ने कमिटमेंट दिया जब तक हम लॉस से प्रॉफिट में नहीं आ जाते तब तक आप लोग प्लीज हमारी हेल्प करें लॉस से रिकवर करने के लिए। और जो हमारे एम्प्लॉयज है उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम आपको हेल्प करेंगे प्रोवाइडेड हम आपसे कोई भी अनरीजनेबल डिमांड नहीं करेंगे। तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी कमिटमेंट दे रहे हैं। ऑनर ऑफ कमिटमेंट जब आप करते हो उसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब हमें कमांड देने वाला एक ही पर्सन होगा। समझ आई, मतलब एक ही पर्सन हमारे ऊपर होगा जिससे हम कमांड लेंगे। बेसिक है ये लाइन, आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि हर सबऑर्डिनेट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस होगा। से एग्जाम्पल, आप लोग सब मम्मी पापा और आप तीनों एक रूम में बैठे हुए हो। अब वहां पे क्या होता है, आप अपना फोन चला रहे होते हो, पापा अपना ऑफिस का काम कर रहे होते हैं और मम्मी अपना टीवी देख रही होती है। तो अब पापा को ना गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपना कोई काम कर रहे होते हैं, उनका काम नहीं हो पाता। तो बोलते हैं ये टीवी उठा के बंद कर दो, नहीं तो मैं इस टीवी को बंद कर। तो तुम क्या करते हो, अब तुम सोचते हो कि मैं टीवी बंद कर देता हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं देख रहा, पर तुम्हारी मम्मी साइड से बोलती है टीवी मैं देख रही हूँ, टीवी चलेगा। अब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास तुम्हारे पापा भी तुम्हें बोल रहे हैं कि टीवी बंद कर दो, तुम्हारी मम्मी जो है वो तुम्हें क्या बोल रही है, टीवी बंद नहीं करना। अब तुम तो फंस गए और तुम जिसकी बात नहीं मानोगे तुम उसी से पिटाई करो खाओगे। अब होता क्या है फिर कि जब आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता, तो आप क्या करते हो, उस काम को छोड़ के चले जाते हो। तो दिस इज नॉट गुड, राइट। तो हर बंदे को एक ऑर्डर ही मिलना चाहिए एक ही इंसान से। गॉट इट। जैसे
हमारे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है देयर शुड बी ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय पे सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। हर एम्प्लॉय पे ये हो सकता है कि हाँ एक सुपीरियर 10 लोगों को हैंडल कर रहा हो, बट वो जो एक बंदा जो हैंडल हो रहा है वो एक से ही होगा हमेशा। अंडरस्टूड? मतलब हम देखेंगे हमारे ऊपर हमेशा एक बंदा ही बैठा होना चाहिए जिससे हमें ऑर्डर्स मिलेंगे, ताकि हमें क्लियर रहे कि हमें करना क्या है। अगर हमें बहुत सारे लोग देते रहेंगे ऑर्डर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे लिखा है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। मतलब अगर मुझे दो लोगों से मिलेंगे काम तो मेरे को दोनों को जवाब देना पड़ेगा, तो मेरे को वो चीज अवॉइड करनी चाहिए। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन। अब अगर मैं दो बंदों से काम नहीं ले रही, मैं एक ही बंदे से काम लूंगी, तो कंफ्यूजन मेरी कम हो जाएगी क्योंकि मेरे को पता है मुझे क्या ही करना है। दिस प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में यही प्रिंसिपल सबसे ज्यादा फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, आप इसका एग्जाम्पल एक समझ सकते हो कि जैसे एक सेल्स पर्सन है, अब उसको सेल्स करनी है, वो क्लाइंट्स के पास जाता है, तो ऑब्वियसली जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो तो ये नहीं बोलते कि हाँ ठीक है हमें आप जितना एमआरपी लिखिए उतने पे ही, वो हमेशा हमसे नेगोशिएशन करते हैं। अब मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं जाती हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, वो मुझे बोलते हैं नहीं फाइनेंसेस हमें प्रॉफिट ज्यादा करने, हमें ये करना है, आप ज्यादा डिस्काउंट मत देना, आप मैक्स टू मैक्स 5% का डिस्काउंट दे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुझे 5% का डिस्काउंट अलाउ करा है, ठीक है। अब मार्केटिंग टीम का क्या है, उनको अपनी सेल्स पुश करनी है, तो वो क्या बोलते हैं नहीं नहीं 10% तक का डिस्काउंट भी आप दे सकते हो। अब मैं सेल्स पर्सन हूँ, मुझे फाइनेंस टीम बोल रही है 5% से ऊपर का नहीं देना, मार्केटिंग टीम मुझे आके बोल रही है 10% का दे दो। अब मैं तो कंफ्यूज हो गई ना। अब मैं एज अ सेल्स पर्सन क्या करूंगी, मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, या तो मैं अपने हिसाब से ही डिस्काउंट ऑफर करूंगी या फिर मैं वो जॉब ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो लोग चाहते क्या है मुझसे, मैं कितना डिस्काउंट दूं। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन कुछ फिक्स ही नहीं है। अब मुझे दो लोग कमांड दे रहे हैं, अगर उन दोनों में से मुझे एक देते तो मेरे पास एक क्लियर इंस्ट्रक्शन होते कि हाँ मुझे इतना ही डिस्काउंट देना अलाउड है, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस और ईगो क्लैश भी नहीं होते। अगर हम ये नहीं फॉलो करते अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो कंफ्यूजन रहती है एम्प्लॉयज के माइंड में, डिफिकल्टी रहती है डिसिप्लिन मेंटेन करने में, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के बांट देते हैं, अब वो आंसरेबल ही नहीं है लोगों को, तो डिसिप्लिन भी ऑर्गेनाइजेशन में से खत्म हो जाता है और चांसेस एक्सक्यूज देने के भी बढ़ जाते हैं। गॉट इट? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब इसका मतलब होता है कि सारे लोग एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अगर डिसाइड करा कि मुझे 12th में 98% ला, ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने अकाउंट्स अच्छे से पढ़ ली, मैंने मैथ्स अच्छे से पढ़ ली, मैंने बीएसटी अच्छे से पढ़ ली, बट मैंने इको और इंग्लिश पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर मैं उन दोनों पे ध्यान नहीं दूंगी और अगर उनके में मेरे 50-50 मार्क्स आया, बाकी सब में मेरे 100 आ गए, तो मेरा एवरेज 95 से ऊपर जाएगा ही नहीं, बल्कि वो 95 से भी कम आएगा। तो इसका मतलब आपको सब एरिया पे उतना ही फोकस्ड काम करना है, ताकि आपका जो एंड गोल है, जो आपका डिजायर्ड है टू अचीव 95%, उसके लिए आपको पांचों एरिया में काम करना नेसेसरी है। जैसे अगर कंपनी ने बोल दिया कि हमें प्रॉफिट इस साल 35% से बढ़ाना, अब उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अब सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स पे फोकस करेगा कि वो सेल्स को कैसे बढ़ाकर 30% प्रॉफिट कर पाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पे फोकस करेगा कि वो 30% प्रॉफिट कैसे कर पाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग पे फोकस करेगा ताकि वो 30% प्रॉफिट कैसे करेगा। बट सबकी डायरेक्शन एक ही है, सब चाहते का है पहुंचना 30% प्रॉफिट पर ही, बट सबकी जो वर्किंग है वो डिफरेंट है। अंडरस्टूड? डायरेक्शन मतलब आपका गोल एक ही है, बट सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। वन हेड हमने क्या लिया है कि हमें 95% लेकर आने हैं, तो आप उसके लिए सिर्फ एक ही प्लान बनाओगे, बट इंग्लिश के लिए एक प्लान, मैथ्स के लिए एक प्लान, एसएसटी के लिए एक प्लान, सबके लिए एक एक प्लान बनाओगे फॉर एवरी डिपार्टमेंट। जैसे हमने अभी देखा था सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना प्लान बनाया होगा, प्रोडक्शन ने अपना और मार्केटिंग ने अपना। As per FUELS, efforts of all managers of a group must be directed towards the achievement of a common goal.
कॉमन गोल हमने क्या रखा था यहाँ पे 30%। सारे लोग ऐसे काम करें, सबके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में जाए ताकि हम अपने कॉमन गोल को अचीव कर पाए। दिस द मेन एम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब सबके एक्शन एक ही यूनिटी में जाए, सबकी कोऑर्डिनेशन एक यूनिटी में हो ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो हम गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, और एफर्ट्स जो है वो हमारे यूनिफाइड हो जाएंगे, मतलब यूनिटी में हो जाएंगे टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। अगर ये नहीं होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स और रिसोर्सेज रहेंगे और हमारे गोल्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे। गॉट इट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि जो यूनिटी ऑफ कमांड होती है उसमें जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ एक ही बंदे से इंस्ट्रक्शन लेता है, और डायरेक्शन मतलब सब लोगों के इंडिविजुअल जो एफर्ट्स है उन सबका एक कॉमन गोल है, और वन हेड हमेशा वन प्लान के साथ ही होगा। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। इसका एम होता है डुअल सबऑर्डिनेशन ना हो, ताकि मैं दो दो लोगों को आंसरेबल ना हो, और इसमें क्या होता है ताकि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज ना हो, सबको पता हो कि सबको क्या क्या काम करना है, सेम लोग हमेशा दो काम ना करें। इम्प्लीकेशन क्या होता है, अगर ये नहीं फॉलो हुआ तो इसका मतलब सिर्फ एम्प्लॉय को फर्क पड़ेगा क्योंकि उसी पे तो रिफ्लेक्ट आएगा, उसे दो दो लोगों को जाकर आंसर देना पड़ेगा। बट अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हुई तो ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा इफेक्ट होगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। अंडरस्टूड? That's it for today's session. We just covered the first 5 principles of general management, and I hope the concepts are now crystal clear to you. We will continue with the remaining principles in our next class, so make sure you don't miss it. If you find this video helpful, please give it a like, share it with your classmates or anyone who might benefit. Don't forget to subscribe to the channel for more such content. Until next time, keep learning and keep growing.